हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कुछ अच्छे एडर के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। कॉन्सेप्ट्स वो ही हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है। क्या वही है जो हमेशा रहता है, क्या सिंपल पैटर्न है या फिर कुछ चेंज हुआ है पैटर्न में। तो देखते क्या है डायरेक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। मतलब वही है, सिंपल वाला ही हमारा पैटर्न है, जिसमें एक सेंटेंस दिया है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है, ये भी हो सकता है किसी भी पार्ट में एरर ना हो। अगर पार्ट में एरर है वो पार्ट हमारा आंसर होगा, अगर नहीं है तो हम नो एरर को आंसर बताएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सेंटेंस को बहुत अच्छे से पहले पढ़ लेंगे जिससे हमें एरर पता चल जाए। देखते हैं। नॉट ओनली ही अपोज द प्रपोजल बट ही ऑल्सो रिफ्यूज टू डिस्कस इट फर्दर। उसने ना ही सिर्फ प्रपोजल को अपोज किया, उसके खिलाफ था, बट उसने उसको आगे डिस्कस करने से भी मना कर दिया। ठीक है, एरर कहाँ है हमारा। तो देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका हो गया नॉट ओनली, आपका हो गया हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नो सूनर, नेवर, सेल्डम। ये सारे क्या है, ये सारे हैं नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव एडवर्ब्स है। जब भी ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में होते हैं, सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो हम फॉलो करते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। अब ये रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल सेंटेंसेस लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लेट्स सपोज इसको ही देखते हैं। अगर नॉर्मल वे में हमें लिखना होता तो कैसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखते कि ही जो सब्जेक्ट है हैज़ अपोज्ड, ऐसे ही लिखते हैं ही हैज़ अपोज्ड, जिसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और अपोज्ड हमारा मेन वर्ब है। अब जब इन्वर्जन में हम लिखेंगे तो उसमें क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, हैज़, फिर आता है ही, फिर आता है आपका मेन वर्ब। ठीक है, ऐसे लिखना होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है, आपका यहाँ पे हैज़ है वो हैव हो सकता है, हैड हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे एरर तो वही है, नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ तो हमें पता है कि इन्वर्जन होगा, बट हमें कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा। यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, हमें मेन वर्ब दिख रहा है, अपोज्ड। तो जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो हम उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अपोज्ड क्या है, अपोज्ड है हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो वो होता है डेड। तो हम यहाँ पे डेड लगा देंगे, ही से पहले लगेगा डेड, नॉट ओनली डेड ही। अब हमें पता है कि डेड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नॉट ओनली डिड ही, ये अपोज जो है ये अपोज में चेंज हो जाएगा। तो नॉट ओनली डिड ही अपोज द प्रपोजल बट ही ऑल्सो रिफ्यूज टू डिस्कस इट फर्दर। तो ऐसे हम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लाते हैं जब भी इन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, अब चूंकि ये पास्ट टेंस में था तो हमने डिड ही अपोज लिखा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो हम प्रेजेंट का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू करते हैं या डज करते हैं। ये इसके अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रेजेंट टेंस में होता, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो हम डज लगा देते, प्रेजेंट टेंस में होता, सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम डू लगा देते। ठीक है, एरर किस पार्ट में है हमारा, एरर हमारा ए पार्ट में है। तो हमेशा याद रखना, जब भी इन वर्ड्स पे ध्यान देना, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नॉट ओनली, नो सूनर, नेवर, सेल्डम, इन वर्ड्स से जब भी स्टार्ट हो रहा है तो वो पार्ट हमेशा इन्वर्जन को फॉलो करेगा, जिसमें सब्जेक्ट बीच में होगा आपका, सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब होगा। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है वहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। हालांकि वहाँ पे क्योंकि एरर का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको सिर्फ एरर फाइंड आउट करना होता है, आपको करेक्ट नहीं करना होता। बट अगर सेंटेंस करेक्शन का अगर क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको ऑप्शंस में दे रखा है कौन सा सही होगा, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आएगा। ठीक है, चलो ये क्लियर है। ओके, देखते हैं सेकेंड सेंटेंस। बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू पोस्टपोन द पिकनिक।
क्या कह रहा है कि चूंकि वो एक रेनी डे था, तो हमने क्या डिसाइड किया या उन्होंने क्या डिसाइड किया कि पिकनिक को पोस्टपोन कर देते हैं। एरर किस में है इसमें? इसमें भी पार्ट ए में एरर है हमारा, ठीक है। देखो, बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ रेनी डे क्या कर रहा है? डिस्क्रिप्शन दे रहा है। किसका दे रहा है डिस्क्रिप्शन? तो उस दिन का ही दे रहा होगा, क्योंकि दिन ही है, दिन ही होता है। जैसे रेनी डे होता है, सनी डे होता है, और विंडी डे होता है, कोल्ड डे होता है, तो डे जो है उस दिन का, दिन जो है उसको ही कर रहा है, उसके बारे में ही दे रहा है डिस्क्रिप्शन। तो इतना तो हमें पता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एडजेक्टिव है तो कोई नाउन आएगा, उसको मॉडिफाई करेगा, या प्रोनाउन आएगा, उसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है। तो दे रहे सेंटेंस में हमें नाउन दिख क्या रहा है? एक तो ये दिख रहा है हमें, ये प्रोनाउन है। एक हमें ये दिख रहा है, चूंकि नाउन है, ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका नाउन है। अब इनमें से किसी को भी ये मॉडिफाई कर नहीं सकता, क्योंकि वी क्या है? पीपल है, वो रेनी डे हो नहीं सकते, ठीक है। पिकनिक इवेंट है, वो रेनी डे नहीं हो सकता। रेनी डे क्या है? डे ही होगा वो, यानी रेनी डे जो है वो दिन का होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो एडजेक्टिव है, ये जिसको मॉडिफाई करेगा, वो चीज़ ही मिसिंग है, वो है ही नहीं जिसको ये मॉडिफाई करे। समझ में हमें आ रहा है कि हाँ दिन की बात हो रही है, डे को डिस्क्राइब कर रहा है, बट कहाँ यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा। तो हमें क्या करना है? इसको चेंज करना है। इसको लिखना ऐसे है, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे। इट का आना जरूरी था यहाँ पे, क्योंकि जो इट यहाँ पे प्रोनाउन है वो एक्चुअली डे के लिए आएगा, और फिर बीइंग अ रेनी डे उसको आराम से मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो हमारा इट यहाँ पे मिसिंग था, जिसकी वजह से ए हमारा पार्ट करेक्ट हुआ, ठीक है। हमेशा जब भी देखना एडजेक्टिव हो, किसी भी वे में हो, या तो एडजेक्टिव जो सिंपल एडजेक्टिव्स होते हैं वो दिया हो जो नाउन के पहले आते हैं, उस तरह से हो, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में हो, या फिर इस तरह से लिखा हो बीइंग के साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, तो वहाँ पे ध्यान दे देना कि उस जिसको मॉडिफाई कर रहा है, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो नाउन या प्रोनाउन है सेंटेंस में या नहीं है, ठीक है। चलो, ए में था एरर, इसमें ये देखते हैं। इफ शी स्टडीड हार्डर लास्ट ईयर शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम। क्या कह रहा है कि अगर उसने लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई की होती तो उसने एग्जाम पास कर लिया होता, ओके। हम देख पा रहे हैं कि यह थर्ड कंडीशनल है, ठीक है। कंडीशनल्स होते हैं सेंटेंसेस, ये है आपका थर्ड कंडीशनल, ठीक है। तीन तरह के कंडीशनल होते हैं आपका। पहला होता है फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, फिर आपका होता है थर्ड कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है? एफ के साथ आपकी लगता है आपका प्रेजेंट टेंस, एफ के साथ, जैसे एफ सी आपका जो प्रेजेंट टेंस का वर्ब है वो लगता है, और उसके बाद जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज जिसको कहते हैं, ये देखो यहाँ पे दो क्लॉज है, एक क्लॉज ये है, ठीक है, दूसरा क्लॉज ये है। ये जो एफ से स्टार्ट हो रहा है इसको हम एफ क्लॉज कहते हैं, जो कंडीशन बताता है, ये आपका मेन क्लॉज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है? एफ के साथ प्रेजेंट टेंस की वर्ब आती है। अब वो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो बेस वर्ब, बेस फॉर्म वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सिंगुलर है तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो एस और ई एस वाला होता है वो आएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है फर्स्ट कंडीशनल। जो मेन क्लॉज होता है इसमें, ये आपका हो जाता है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब विल के जगह पे यहाँ पे शैल भी हो सकता है, ठीक है, कैन भी हो सकता है, पर मोस्टली विल का ही होता है स्ट्रक्चर। सेकंड कंडीशन में क्या होता है? एफ के साथ पास्ट टेंस लगता है, और मेन क्लॉज में विल वुड बन जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है? एफ के साथ लगता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो मेन क्लॉज होता है वो आपका होता है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं थर्ड कंडीशनल है क्योंकि यहाँ पे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, बट वहां दिख रहे हैं तो वहां पे पहला पार्ट में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है, जो कि सेकंड कंडीशनल में होता है, ठीक है। सेकंड कंडीशनल में पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे गड़बड़ी है। ए में अगेन एरर है, इफ सी हैड स्टडीड होगा, हैड और फिर स्टडीड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यहाँ पे सेम होती है, ठीक है। तो एरर हमारा ए में था, इफ सी हैड स्टडीड हार्डर लास्ट ईयर, ऐसे लिखना था
सी वुड हैव पास द एग्जाम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जो फर्स्ट कंडीशनल होता है ये रियल पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज़ जो कि आगे जाके सच हो सकती है। जैसे अगर मैं इसको लिख दूँ फर्स्ट कंडीशनल में तो क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा इफ सी, अब सी चूंकि सिंगुलर है तो स्टडीज, ठीक है, हार्डर। अब यहाँ पे लास्ट ईयर नहीं आएगा क्योंकि थर्ड कंडीशनल पास्ट की बात करता है, बट फर्स्ट कंडीशनल तो प्रेजेंट में रहता है और फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात करता है, तो वहाँ पे पास्ट वाला कुछ नहीं आएगा। ओके, सो हम लिखेंगे सिर्फ इफ सी स्टडीज हार्डर सी, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे विल पास द एग्जाम, ठीक है। ये हो गया कि ये पॉसिबिलिटी रियल हो सकती है, अगर वो पढ़ती है काफ़ी अच्छे से तो वो पास कर जाएगी एग्ज़ाम, ठीक है। सेकंड कंडीशनल होता है जो कि हम अनरियल पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, जो अनरियल होता है, ठीक है। अनरियल कहें तो मतलब जो हो ही नहीं सकता है, जैसे अब लिखते हैं ना कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, होता है। तो अब बर्ड तो मैं हो नहीं ना, मैं आगे हो सकता हूँ, बट एक पॉसिबिलिटी है अगर मैं होता तो मैं उड़ता, ठीक है। तो वैसे के लिए थर्ड कंडीशनल ऐसा होता है जो कि पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है। अगर पास्ट में चीज़ें अलग हुई होती तो रिजल्ट भी अच्छा हुआ हो, वो दूसरा हुआ होता। जैसे अगर उसने पास्ट की बात कर रहा है ना कि अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो उसने पास कर लिया होता, ठीक है। बट प्रेजेंट सिचुएशन अलग है, ये हम कह रहे हैं कि अगर उसने पढ़ाई अच्छे से कर ली होती तो उसने एग्ज़ाम पास कर लिया होता, इसका मतलब ही ये है कि उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया। तभी हम इस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं जो कि हम चेंज नहीं कर सकते जाके, ठीक है। तो एरर किस में था, हमारा ए में था। ये जो टेबल है इसको अच्छे से याद रखना, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ये एग्जाम में काफ़ी आता है। आगे आते हैं, नीदर ऑफ द एम्प्लॉयज एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स ड्यूरिंग द मीटिंग। नीदर ऑफ द एम्प्लॉयज, जो दो एम्प्लॉयज थे उनमें से कोई भी किसी भी एम्प्लॉयज ने अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस नहीं किया मीटिंग के दौरान, ठीक है। तो वो सब तो ठीक है, बट नीदर ऑफ के साथ जो प्रोनाउन लगता है वो हमेशा सिंगुलर लगता है, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, हिज और ह आएगा, ठीक है। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के साथ हमेशा जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा, तो हिज या फिर हर, ठीक है। देयर नहीं आएगा क्योंकि देयर प्लूरल है। तो एरर किस में था, हमारा सी पार्ट में था। ओके, ठीक है, याद रखना नीदर ऑफ, ईदर ऑफ के साथ हमेशा, क्योंकि नीदर ईदर वो सिंगुलर ही होता है, ठीक है। नीदर ऑफ के बाद हम लगाते हैं प्लूरल नाउन, बट खुद नीदर जो होता है वो हमारा होता है सिंगुलर, तो प्रोनाउन भी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। और वर्ब अब यहाँ तो पास्ट टेंस है, बट अगर प्रेजेंट टेंस होता तो वो भी उसके अकॉर्डिंग, नीदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही आता, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ी था हमारा सी में। द कोर्ट प्रोहिबिटेड हिम टू एंटर द प्रेमिसेस विदाउट प्रायर अप्रूवल। कोर्ट ने क्या किया, उसको प्रोहिबिट कर दिया, उसको मना कर दिया प्रेमिसेस में घुसने से बिना परमिशन के, ओके, बिना अप्रूवल के। ओके, तो देखो प्रोहिबिटेड जहाँ भी होता है उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नहीं आता है, ये हमारा गलत होता है, ठीक है। आता क्या है, आता है हमारा फ्रॉम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये सही होता है। तो टू एंटर नहीं, फ्रॉम एंटरिंग। याद रखना ये प्रोहिबिटेड के साथ यूज होता है हमेशा, ठीक है, ये वाला फ्रॉम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके, ठीक है। एरर किस पार्ट में था फिर हमारा एरर था इसमें बी पार्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी फाइंड्स कंट्री लाइफ प्रेफरेबल टू लिव इन द सिटी, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि उसको कंट्री लाइफ ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है सिटी में रहने से। मतलब कंट्री लाइफ कैसी, कंट्री किसको कहते हैं, जो जैसे रूरल एरियाज़ हो गया जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी होती है, शांति होती है, वैसी लाइफ उसको जीना ज़्यादा बेटर है सिटी की जो बसलिंग, जो हेक्टिक लाइफ होती है उससे, ठीक है। एरर हमारा कहाँ पे है, एरर हमारा सी पार्ट में है। प्रेफरेबल टू है, टू क्या पे प्रेपोजिशन है, तो हमें नाउन चाहिए होगा या फिर और जेरेंड चाहिए होगा, ठीक है। क्या चाहिए होगा हमें, टू चूंकि क्या है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे बनते हैं नाउन, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है या फिर जेरेंड बन सकता है। तो हमें जेरेंड चाहिए यहाँ पे, तो टू लिव नहीं आएगा, प्रेफरेबल टू लिविंग आएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिटी में रहने की बात हो रही है और वर्ब है, और वर्ब अगर आएगी तो वो जेरंड के फॉर्म में आएगी, वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। तो सी फाइंड्स कंट्री लाइफ प्रेफरेबल टू लिविंग इन द सिटी। एरर हमारा किसमें था? सी पार्ट में था। ठीक है, ठीक है। स्कार्सली हैड ही फिनिश्ड हिज मील दैन द डोरबेल रैंग। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, नो सूनर, नेवर। ठीक है, उसके बाद क्या था? इन्वर्जन फॉलो होना था। तो क्या फॉलो हो रहा है? बिल्कुल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट फिर बीच में है, मेन वर्ब बाद में है। तो यहाँ इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। तो एरर किस पार्ट में है? एरर हमारा इस पार्ट में है। दैन नहीं आएगा यहाँ पे, व्हेन आएगा। क्यों? क्योंकि दैन जो है वो हमेशा नो सूनर के साथ आता है। जब नो सूनर आगे लगा होता है, यहाँ पे अगर नो सूनर लगा होता तो हम यहाँ पे दैन लिख देते हैं, बट चूंकि यहाँ पे स्कार्सली लगा है तो हम लिखेंगे व्हेन। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी होता है, बेयरली हो, हार्डली हो, उनके साथ व्हेन ही आता है। ठीक है, एरर किसमें था? हमारा पार्ट सी में था। तो ये भी ध्यान रखना है, इन्वर्जन के साथ ये कॉन्सेप्ट भी मिक्स मैच करके चेक करना कि इन्वर्जन फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं नेगेटिव एडवर्ब से, आपके स्कार्सली से, बेयरली से, हार्डली से, नो सूनर से, ठीक है, नेवर से, तो वहाँ पे ध्यान देना कि क्या जो वर्ड ये है दैन, ये दैन है या वेन है। अगर नो सूनर है तो दैन होगा, बाकी दूसरे वर्ड से तो वेन हो जाएगा। ठीक है, स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, हार्डली हो गया, सेल्डम हो गया, ये सब होंगे तो आपके वेन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेन होना था। चलो, बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट द फ्लाइट हैड लेफ्ट एन आवर अगो। क्या कह रहा है कि जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचे, मतलब उस टाइम जिस टाइम वो एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट 1 घंटे पहले ही निकल गई थी। ठीक है, यानी कि उनकी फ्लाइट छूट गई थी। एरर किस में है? देखो, एरर हमारा डी पार्ट में है। यहाँ पे अगो नहीं होगा, यहाँ पे बिफोर होगा। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि अगो हम यूज करते हैं तब जब हम प्रेजेंट से पास्ट की बात कर रहे हो। यानी अगर मैं कहूँ प्रेजेंट मोमेंट, अभी से मैं कहूँ कि अभी से 2 घंटे पहले फ्लाइट निकल गई, यानी मैं प्रेजेंट से बता रहा हूँ 2 घंटे पहले, तो अगो लिखेंगे हम। ठीक है, बट ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा। ये क्या बात कर रहा है? ऑलरेडी एक टाइम दिया हुआ है हमें, स्पेसिफिक टाइम, पार्टिकुलर टाइम हमें दिया हुआ है। वो पार्टिकुलर टाइम क्या है? जिस टाइम ये एयरपोर्ट पहुंचे थे। ठीक है, वो प्रेजेंट तो नहीं था, जिस टाइम वो एयरपोर्ट पहुंचे। ठीक है, फ्लाइट उसके 1 घंटे पहले निकल चुकी थी। अब अगर ये बात बता रहे हैं तो प्रेजेंट में बता रहे होंगे, यानी ये वाला जो इवेंट है ये भी पास्ट में चला गया होगा। ठीक है, तो जब भी हमें पार्टिकुलर टाइम दिया हो और वहां से हमें बताना हो पास्ट का, ठीक है, तो एक तो पास्ट परफेक्ट होता है हमेशा, और पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा बिफोर लगा होता है। तो हमेशा याद रखना, अगो जब प्रेजेंट से हम पास्ट की बात कर रहे हो कि प्रेजेंट से 2-3 घंटे पहले हुआ है, अगर एक टाइम पहले से दिया हुआ है और हमेशा पास्ट में ही दिया हुआ होगा वो, क्योंकि अगर प्रेजेंट में दिया होगा तो अगो लगा देंगे। बट अगर टाइम दिया हुआ है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि जिस टाइम हमने ये किया था, जिस टाइम ये हुआ था, उसके 2 घंटे पहले, उसके 3 घंटे पहले, तो मतलब वो टाइम ऑलरेडी पास्ट में है। तो पास्ट से जब पास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हम बिफोर का यूज़ करेंगे और पास्ट परफेक्ट का तो यूज़ करेंगे ही। तो यहाँ पे यूज़ है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो एरर हमारा डी पार्ट में था, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, क्या है ये? सी स्पीक्स सो फ्लुएंट दैट पीपल ऑलवेज प्रेज हर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कह रहा है कि वो इतना अच्छा, इतना वो फ्लुएंट वे में बोलती है, इतनी क्लियरली बोलती है कि लोग हमेशा उसके कम्युनिकेशन स्किल्स की तारीफ करते हैं। ठीक है, एरर कहाँ पे है हमारा? हमारा यहाँ पे है। देखो, फ्लुएंट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, जो यूज होता है नाउन्स के साथ, प्रोनाउंस के साथ, या कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा हो, जैसे जेरंड हो गया, कुछ केसेस में इन्फिनेटिव्स भी करते हैं, तो उनके लिए आता है। बट यहाँ पे ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है? उसके बोलने की जो कला है, जो एक्शन है, जो वे है, उसको, एक्शन को कर रहा है कि वो बोलती है उतने अच्छे से, यानी कि वर्ब को कर रहा है कि वो बोलती है इस तरह से कि लोग उसको प्रेज करते हैं, मतलब बोलती इतनी क्लियरली है। तो फ्लुएंट नहीं होगा, क्योंकि वर्ब को कर रहा है मॉडिफाई, तो हमें एडवर्ब चाहिए जो कि होगा फ्लुएंटली। पार्ट बी में हमारा एरर था।
ठीक है, चलो ये वाला नो सूनर ही हैड एंटर्ड द रूम देन द लाइट्स वेंट आउट। ठीक है, इसको करोगे होमवर्क में। जो भी कॉन्सेप्ट्स इसमें हो रहे हैं यूज़, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने इस क्लास में ही डिस्कस कर लिए, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा गलत, तो इसको करना होमवर्क में। और ये एक बोनस क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, एक पहला ये वो वाला, अब ये दूसरा ये वाला। ठीक है, उसके बाद जिन भी बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है अभी तक ग्रुप, तो मैं ग्रुप का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। टेलीग्राम ग्रुप है प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क नाम का टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको क्विजेस होते हैं, हर सब्जेक्ट का क्विज होता है आपका, जीए, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क कर सकते हो, नए कॉन्सेप्ट्स भी सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको अपडेट्स मिल जाते हैं आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग कि क्या एग्ज़ाम में कभी नोटिफिकेशन आया या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया, उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाता है, क्लास के रिगार्डिंग आपको मिल जाता है। ठीक है, कोर्सेज के रिगार्डिंग मिल जाता है। उसके बाद आपको मिलता है इसमें जीए, जो भी आपका रेलेवेंट जीए है, जो जीए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जो अपडेट्स, जो न्यूज़ हैं, उसको हम एक पिक्चर फॉर्मेट में शेयर करते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, तो वो आपको मिल जाता है, वहाँ से अपना जीए अपडेट कर सकते हो। उसके बाद डाउट सॉल्विंग होता है, यहाँ पे आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं। तो ये ग्रुप काफ़ी अच्छा है आपके लिए, और ग्रुप को ज्वाइन करने का कुछ ये नहीं लगता चार्ज, तो आप लोग सभी ज़रूर ज्वाइन करो ग्रुप को। ठीक है, और 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, उन दोनों होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। ये क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को पीडीएफ चाहिए होगी तो ग्रुप में ही बोल सकता है कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो उससे डाउट जो भी है वो भी कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो। और अपना जो भी डाउट है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो। दोनों जगह मैं एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो एक चीज़ और है जो आपको बतानी है, वो ये कि प्रैक्टिस मॉक पे भी शिवाजी जयंती ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आपको फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड आपको लगाना है शिवाजी। ठीक है, तो कोई भी अगर एस्पिरेंट है जिनको अभी मॉक्स चाहिए, या फिर उनको पीडीएफ कोर्स चाहिए, या फिर आपको वीडियो कोर्स चाहिए, तो वो इस कोड का, शिवाजी कोड का यूज़ करके ये शिवाजी जयंती ऑफर को अवेल कर सकते हैं, और आपको उसमें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।